कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कहाँ तक थे जी कल? हाँ, ठीक है। स्वभाव के आधार पर क्या था? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। शर्तों के आधार पर और उसके बाद क्या था? सरकारी, निजी, ठीक है, सरकारी, निजी, सहकारी और संयुक्त। इतना पढ़ लिए थे कल, ठीक है। तो कल देखते हैं, अपन पढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला संस्था कौन सा है? रेलवे, है ना। तो रेलवे कैसी संस्था है भाई? सरकारी संस्था है, ठीक है, सरकारी है। संगठित है कि असंगठित? संगठित है। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किसमें है? किसमें है? तो भारत में रोजगार देने वाला, ठीक है, संगठित, सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र कौन सा है? रेलवे। दूसरे नंबर पे आएगा आर्मी, ठीक है। और भारत में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र कौन सा है? कृषि है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, भूगोल में भी पढ़े थे, ठीक है। कृषि है। और उसके बाद कृषि प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। द्वितीय क्षेत्र में आएंगे तो कौन आएगा? कपड़ा उद्योग, है ना। उद्योग में आएंगे तो कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग। भारत में रोजगार देखने वाला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र, कपड़ा उद्योग, ठीक है। ये हो गया। चलिए, अपन जीडीपी का पढ़ेंगे। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक साल के अंदर एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित होने वाला समस्त उत्पाद बोल लो, है ना, उत्पादन बोल लो, का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। उत्पादन के लिए तीन चार चीजों की आवश्यकता होती है, इनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। उत्पादन के जो अनिवार्य तत्व होते हैं, ठीक है। उत्पादन के अगर आप अनिवार्य तत्व देखेंगे तो अपन चार को देखते हैं पहले, ठीक है। वो टूट गया। उत्पादन, उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। पूंजी से ही रॉ मटेरियल खरीदेंगे। क्या चाहिए? पूंजी, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए भैया? उद्योग चाहिए, जगह चाहिए। दूसरा क्या होगा? भूमि, ठीक है। तीसरा श्रमिक। और चौथा कौन? मालिक या उद्योगपति, या जो आदमी जो ये तीनों चीजों की क्या करे? पूर्ति करे, ठीक है। तो चौथा आदमी कौन सा चाहिए? उद्योगपति। उद्यमी भी लिख सकते हैं इसको। उद्यमी मतलब वो बदमाशी करने वाला उद्यमी नहीं ना भैया, उद्योग चलाने वाला उद्यमी, ठीक है, उद्यमी। आप अर्थशास्त्र में देखोगे ये चार चीजें चाहिए किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए। क्या चाहिए? उद्यम। सबसे पहले क्या चाहिए? पूंजी। पूंजी मतलब होता है कैपिटल, ठीक है। आप इसको अर्थशास्त्र की भाषा में क्या बोलोगे? कैपिटल।
बहुत बड़े अमाउंट में क्या चाहिए अपने को? पैसा। दूसरा क्या चाहिए? उद्योग लगाने के लिए भूमि। तीसरा क्या चाहिए? काम करने के लिए श्रमिक। और चौथा, इन तीनों का पूर्ति करने वाला चौथा आदमी कौन? उद्योगपति। यही चार मिलके क्या बनाते हैं? उत्पादन करते हैं। ठीक है। अब मान लो आपको बनाना है, क्या बनाना है? क्या बनाना है जी? बताओ क्या बनाना चाहते हो? क्या बनाना है? कुछ बनाना है? कार बनाना है। ठीक है, चलो कार ही बना लेते हैं। कार में भी अपन बना लेते हैं टाटा का कोई अच्छा सा गाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पूंजी। क्या चाहिए? पूंजी। अब पूंजी से आप क्या करोगे? एक बड़ा सा जमीन लोगे। क्या करोगे? पूंजी से एक बड़ा सा जमीन। फिर उसी पूंजी से उस जमीन में क्या लगाओगे? फैक्ट्री लगाओगे, मशीन लगाओगे। और उसी पूंजी से क्या करोगे? कच्चा माल खरीदोगे। गाड़ी बनाने के लिए जो भी चीजें हैं वो सब चीज पूरा रॉ मटेरियल खरीदेंगे। खरीदा गया। अब अपने पास पूरे निर्जीव साधन हो गए। पूंजी हो गया, जमीन हो गया, है ना, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनें हो गई। अब इन मशीनों को चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए? श्रमिक। तो तनख्वाह देके क्या रखोगे? श्रमिक। अब क्या हो गया? उत्पादन हो गया, है ना। उत्पादन में ये उद्योगपति क्या करेगा? अपना लाभ जोड़ेगा और फिर उस चीज को बेचेगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज हट जाए तो उत्पादन हो पाएगा क्या? अब भैया उद्योगपति नहीं रहेगा तो पूंजी कौन लगाएगा? भूमि कौन लगाएगा? श्रमिक कौन लगाएगा? चलो उद्योगपति भी है, सब चीज है आपके पास, पूरा है, भूमि श्रमिक सब है, पूंजी नहीं है, पैसा खर्चा करने वाला नहीं है, तो फिर भी नहीं होगा। मान लो आपके पास ये भी है, भूमि नहीं है उतनी बड़ी, तो कहाँ उद्योग लगाओगे? अब भूमि भी मिल गया, अब अंडमान निकोबार में जाके आप टाटा का प्लांट लगाओगे तो प्लांट चलेगा क्या? वहां कौन नहीं मिलेगा? श्रमिक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चार अनिवार्य तत्व है जिससे क्या होता है? उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, तो भैया इन सब के बिना उत्पादन संभव नहीं है। और जीडीपी का मतलब ही क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थव्यवस्था में अभी हम उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं अपन? जो अपने पास साधन रहते हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग करना सीखते हैं। अर्थव्यवस्था में कल बताए थे कि नहीं? ठीक है, कि मेरे पास 100 रुपए है और मेरे को भूख लगा है तो मैं वो चीज खाऊंगा जो सबसे ज्यादा मेरी भूख मिटाए। अगर मैं अच्छा अर्थशास्त्री हूं तो, अगर नहीं हूं तो पिज्जा खा लूंगा, भूख भी नहीं मरेगी, 100 रुपए भी खराब हो जाएगा। अगर मेरा दिमाग चलेगा, मैं अच्छा अर्थशास्त्री हूं, तो उसका बिरयानी खा लूंगा। ठीक है, या 100 रुपए वाली कोई थाली में खाना खा लेंगे अपन, है ना, जिससे क्या होगा? भूख मिट जाएगी। ठीक है, और वही 100 रुपए लेके आप कोई महंगा मॉल वॉल में चले गए, है ना, 100 रुपए में इतना सा स्वीट कौन आएगा? ना भूख मिटेगी और 100 रुपए भी डूब गया, तो ये अच्छे अर्थशास्त्री का गुण नहीं है। तो अर्थशास्त्र हमको सीमित साधनों में अधिक से अधिक उपभोग की क्षमता प्रदान करता है। ये हो गया। अब देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था का प्रकार। ये साधन क्या है? ये सब उत्पादन के साधन। क्या है? साधन। साधन मतलब होता है सोर्स। क्या होता है? हाँ, और एक होता है साध्य, जो इन सोर्स को क्या करेगा? उपयोग करेगा। ठीक है, तलवार एक साधन है किसी को मारने का, लेकिन अपन हाथ के द्वारा उसको साधते हैं, पकड़ते हैं, फिर दूसरे को मारते हैं। तलवार खुद चल के नहीं मारेगा किसी को। ठीक है, तो ये सब उत्पादन के साधन है। अब ये उत्पादन के साधन को कौन साधता है? सरकार साधती है, प्राइवेट आदमी साधता है, या दोनों साधते हैं? उस आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार देखा जाएगा। पहले क्या पढ़े थे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आज देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। उत्पादन के साधन जिसके हाथ में होंगे उसी के अनुसार आपकी अर्थव्यवस्था होगी।
तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में सबसे बढ़िया, सबसे पहला देखते हैं क्या, सबसे बढ़िया है जी पूंजीवादी। नहीं, मैं पूंजीवादी तो नहीं पढ़ाऊंगा, पहले अपन पढ़ेंगे क्या, समाजवादी। कौन सा अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों में किसका नियंत्रण हो, है, जहां उत्पादन के साधनों में किसका नियंत्रण हो, किसका, सरकार का, किसका, सरकार का, सरकार का नियंत्रण हो, वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, समाजवादी। और सरकार क्यों नियंत्रण करके रखती है भाई अर्थव्यवस्था में, देखिए अब अच्छी चीजें पढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधन में क्या है, भूमि है, पूंजी है, श्रमिक है, उद्यमी है ना, जिसके द्वारा उत्पादन होता है, वो समस्त साधनों पे अगर सरकार का अधिकार है, सरकार का नियंत्रण है, तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है लोक कल्याण करना। क्या होता है, लोक कल्याण करना। ठीक है, ठीक है कि नहीं जी, हाँ, आ जाइए। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याण करना। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था देखते हैं, दिखाएं, दिखाएं कि नहीं दिखाएं, दिखाते हैं। ठीक है, अब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब उसको प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप कहाँ भेज देते हो, आंगनबाड़ी। जहां आंगनबाड़ी में वो पढ़ता है, उसको बचपन में जो टीके वीके लगने होते हैं वो लग जाते हैं। उसके बाद बच्चा आता है प्राइमरी के लिए, तो उसको भेज देते हो आप कहाँ, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ उसको मध्याह्न भोजन भी मिलता है और वो पढ़ाई करता है 8वीं के बाद। उसके बाद उसको हाई स्कूल भी करना है तो भी गवर्नमेंट स्कूल, हायर सेकेंडरी करना है तो भी गवर्नमेंट स्कूल। अब उसको पढ़ना है क्या, कॉलेज। अगर वो मान लो 12वीं के बाद किसमें, आईआईटी, एमबीबीएस ये सब की तैयारी करना चाहता है, तो उसको कहाँ भेज दो, प्रयास विद्यालय, एग्जाम दिला के। अगर वो कॉमर्स के क्षेत्र में जाता है तो अपने कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में क्या करवा दो, एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवा दो। अब एडमिशन करवा दिए, कॉलेज भी पढ़ के निकल गया, उसमें उसको स्कॉलरशिप भी मिला और भी जो कार्यक्रम थे वो होने थे। ठीक है, अब उसको नौकरी चाहिए या उसको कुछ क्या चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, स्किल ट्रेनिंग चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हाँ, स्किल के क्लासेस है, दीनदयाल उपाध्याय क्या, कौशल विकास प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण। ठीक है, वो सब में प्रशिक्षण लेके क्या कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। अब काम करने के लिए उसको टूल्स नहीं है, तो सरकार उसको क्या प्रोवाइड कराएगी, टूल्स प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है तो उसमें कौन सा, प्रतिभा उन्नयन वाला जो कोचिंग होता है सरकार का फ्री में गवर्नमेंट जॉब का, वो कोचिंग करवा देगी। और वो कोचिंग करवा के वो क्या है, नौकरी लग गया तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर उसको शादी करना है तो सामूहिक विवाह में वो शादी कर लेगा। ठीक है, शादी करेगा तो उसको सरकार पूरा एक गृहस्थी का सामान देगी। अगर अदर जात से करता है तो 20,000 रुपए देगी, विकलांग से करता है तो और कुछ राशि देगी, देगी कि नहीं जी। ठीक है, फिर उसका बच्चा होगा और वो भी क्या जाएगा, आंगनबाड़ी जाएगा। तो ये है समाजवादी सरकार। पूरा आपका जिंदगी कौन चला रहा है, सरकार चला रहा है। क्यों, क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों में किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। ठीक है, उत्पादन के सभी साधनों में किसका अधिकार है, सरकार का। तो भैया समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा हर चीज क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। ठीक है, प्राइवेट का नामो निशान बहुत कम रहता है। इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। पढ़ते ना हम, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
और वही पूंजीवादी लिख देंगे ना, तो आपका फीस कम से कम 70 से 80 हजार रुपए तत्काल एकदम अगले पल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन कम से कम पहली दूसरी का ही फीस 2-3 लाख रुपए कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मल पैरासीटामोल खाना है, इंजेक्शन लगवाना है, उसका ही चार्ज 20-25 हजार रुपए कर दिया जाएगा। आपके यहाँ अधिकतर काम कौन कर रहा है? सरकार। इसीलिए आपको सब चीज क्या हो रहा है? कम कीमत में। क्या लिखा है? समाजवादी। पूरे समाज को एक साथ लेके चलना है, इसीलिए। और समाज में रईस आदमी भी रहता है और गरीब भी। तो रईस आदमी तो ले ही लेगा, अपने को किसको पॉइंट ऑफ करना है? गरीब को। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर नियंत्रण होता है सरकार का। ठीक है। इसीलिए आपको चीजें क्या मिलती है? सस्ती मिलती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ रसिया में है ना? कहाँ है? रसिया में। ठीक है। रसिया में है, सोवियत संघ में है, चीन में भी है। साम्यवादी समाजवादी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। मार्क्सवादी भी ऐसा ही है। कार्ल मार्क्स भी क्या करता था? पूंजीवाद का घोर विरोधी था। वो भी बोलता था कि पूंजी पूरे उत्पादन के साधनों में केवल 7% लोगों का अधिकार रहता है, जबकि मेहनत कितने करते हैं? 93% लोग। ठीक है। तो ये अपने को उतना अंदर नहीं जाना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब उत्पादन के जो आपके साधन है, ठीक है, इसमें क्या है? सरकार का नियंत्रण। अब देख लो, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए आप लोग ट्रेन में इतने आसानी से बैठ जाते हो, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको कहाँ दिखती है? ट्रेन में। सरकार चलाती ट्रेन को, और वही प्राइवेट कर दो तो उस ट्रेन का किराया क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। अब आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ दिखेगी? प्लेन में। इसलिए प्लेन का नॉर्मल टिकट भी 10,000 से नीचे नहीं आएगा। ठीक है। तो अपने यहां पहले अपन क्या थे? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले। अभी अपन क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले। क्या है? मिश्रित। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से बता देता हूं, जहां उत्पादन के समस्त साधनों में और सुविधाओं में किसका हो? सरकार का नियंत्रण। और सरकार सबके लिए एक बराबर रेट रखे, तो वो क्या कहलाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? ठीक है। समाजवादी का सबसे बड़ा उदाहरण है आपका रसिया। रसिया में वहां सरकार सब चीज अपने अंडर लेके चलती है, अस्पताल, स्कूल सब वहां सब सरकारी है। दूसरा आता है क्या? चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसी को बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या? बाजारवादी। ठीक है। पूंजीवादी नाम से स्पष्ट है। क्या? पूंजीवादी। जो पैसा लगाएगा उसी की अर्थव्यवस्था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। उत्पादन के साधन में, है ना, निजी उद्योगपति लिख सकते हो, या निजी लोगों का क्या होता है? नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण होता है। ठीक है। बहुत खतरनाक है ये। अमेरिका पूंजीवादी है भाई। ब्रिटेन भी देखना पड़ेगा। फ्रांस नहीं है, फ्रांस समाजवादी में आएगा। हाँ, फ्रांस के डूबने का यही कारण था, क्योंकि वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और आधे से ज्यादा पैसा किसमें खर्चा हो जाता था? लोगों के कल्याण में। उत्पादन में लगा ही नहीं पाते थे। ठीक है। फ्रांस का मेरे को जहां तक याद है नहीं है। अमेरिका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे प्रबल समर्थक। अपन समाजवादी में रसिया को ले सकते, पहले भारत था, अभी भारत मिश्रित में आ गया है, चीन आता है थोड़ा बहुत, आपका फ्रांस और रसिया आते हैं।
पूंजीवादी में उत्पादन के समस्त साधनों में निजी व्यक्ति, जिसके पास पैसा है उसका हाथ होगा। ठीक है। अब वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक बात बता दूं भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये कहा गया है कि अगर आपको लाभ कमाने के लिए श्रमिकों का खून भी बेचना पड़े तो इसमें कोई पाप नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल और केवल किसके लिए होती है? लाभ कमाने के लिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ही थंब रूल है कि हम पैसा लगाएंगे और लाभ कमाएंगे, हमको कोई समाज कल्याण का कार्य नहीं करना है। समाज कल्याण करना है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लेके आ जाओ। ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र पैसा लगाता है और वो पैसा इसीलिए लगाता है ताकि क्या कर सके? लाभ कमा सकती है। ये भी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है। यही अर्थव्यवस्था यूज होती है अमेरिका में। वहां पूंजीपतियों का बोलबाला है, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। यहाँ कोई समाज कल्याण की बात नहीं करेगा, कोई समाज कल्याण करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कहां से माना जाता है? एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पूछा जाता है। अपने अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने 1700 कब? 1776 में। ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी? द वेल्थ ऑफ, ये पुस्तक का नाम बहुत पूछता है, नेशन, है ना? द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना? किसका? राष्ट्र की संपत्ति। ठीक है। राष्ट्र की संपत्ति द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। और इन्हें क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। और इनकी इस पुस्तक से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। उत्पादन के समस्त साधनों में किसका? निजी व्यक्तियों का स्वामित्व। और जिसके कारण इनका मूल उद्देश्य क्या रहेगा? लाभ कमाना रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, इसीलिए चीजें क्या रहती है? महंगी रहती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखना है तो आप प्लेन सर्विस देख लो। हमारे यहाँ जितना भी है, एक एयर इंडिया थी वो भी अब बिक गई, प्राइवेट हो गई। तो हमारे यहाँ जो प्लेन सर्विस है वो कौन चलाता है? प्राइवेट कंपनी। इसीलिए प्लेन का किराया बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरा देख लो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपके जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, वहां का एजुकेशन क्या है? बहुत महंगा है। क्योंकि भैया उनको समाज कल्याण नहीं करना, उनको क्या करना है? ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में खोली थी 5 रुपए का दाल भात केंद्र। और आपको और अच्छा खाना है तो आप प्राइवेट रेस्टोरेंट में जाओ, 5 सितारा 4 सितारा। ठीक है। जितने में यहाँ 5 लोग भरपेट पानी पियोगे उतने में वहां एक पानी बोतल आ जाएगी। आएगी कि नहीं जी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और इसमें क्या होता है? सब चीजें महंगी रहती है। इसीलिए इसको बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार में जो मूल्य चलेगा हम वही बेचेंगे, कोई हमको परोपकार का काम नहीं करना है। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया? ये कहां चलती है? अमेरिका, USA। ठीक है। समझ में आ गया? और क्या उदाहरण हो सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का? हाँ, BSNL में देखो, BSNL सरकार चलाती थी, रिचार्ज सस्ता था। और वही जियो का देख लो, रिचार्ज महंगा है। ठीक है। तो वही है। उसके पहले अब सरकार केबल टीवी चलाती, दूरदर्शन वाला फिल्म देखो। लेकिन आपको अगर देखना है डिक्स तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि वो कौन चला रहा है? निजी क्षेत्र चला रहा है। तो जहां उत्पादन के साधनों में किसका नियंत्रण होता है? पूंजीपति या निजी क्षेत्रों का। तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसका मूल उद्देश्य होता है केवल और केवल लाभ कमाना। लोक कल्याण कार्य, समाज कल्याण इसका एजेंडे में नहीं आता है। तीसरा अर्थव्यवस्था क्या होगा? तीसरा क्या होगा जी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। जहां कौन सी? समाजवादी प्लस दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा?
मिश्रित, अपने भारत में मिश्रित है ना, अपने भारत में मिश्रित है। क्यों? क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ जो जीवन से जुड़ी अनिवार्य वस्तुएं हैं उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था देख लेता है, और जो विलासिता की वस्तु है, मौज मस्ती की वस्तु है, उसको कौन देखता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप गरीब हो, डिस्क में पिक्चर देखो, घर में दूरदर्शन में, कोई मना नहीं है। आपको ज्यादा मन कर रहा है मॉल जाके देखने तक, तो जाओ पैसा दो, 500 रुपए का टिकट लो। ठीक है? आप सामान्य जीवन जीना है, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं में कौन सी अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ? समाजवादी। और आपको विलासिता एकदम ठसन झाड़ना है तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? पूंजीवादी। ठीक है? अब भैया आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है डीपीएस केपीएस में तो चले जाओ इधर, और नहीं पढ़ाना है स्वामी आत्मानंद में तो इधर चले जाओ। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं 8वीं तक इधर पढ़ा लेंगे, उसके बाद इधर पढ़ा लेंगे, तो लोग आ जाते हैं मिश्रित में। ठीक है? अभी सो कॉल बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे ना, तो 12वीं का फीस होगा साल का कम से कम 1 लाख रुपए। प्राइवेट स्कूल के, गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम है ना, जिनके नाम आप बड़े बड़े होर्डिंग्स में पढ़ते हो, हाँ, तो वहां की फीस उतनी होती है भाई। ठीक है? उसका ये मान लो कि कम से कम उसका 30-40 हजार तो बस का ही किराया ले लेंगे साल भर का उन लोग। होता होगा, बहुत महंगा रहता है, इतना मेरे को पता है, अपन तो सरकारी वाले हैं, इसीलिए टिके हुए हैं मार्केट में। मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आ गया? ठीक है? आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है भाई इलाज कराने के लिए। ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है ना, मेकाहारा है, डीके है। आपको नहीं सेटिस्फेक्शन है तो फिर आप और भी वो जो बड़े बड़े आजू बाजू में अस्पताल है वहां जाके भी इलाज कर सकते हो। अगर आप सरकार के यहाँ जाते हो तो जीवन की अनिवार्य वस्तुओं में सरकार कहाँ आता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपको एसी रूम, प्राइवेट रूम चाहिए तो फिर आप चले जाओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। ये भारत में है, यहाँ भारत में जीवन की अनिवार्य वस्तुओं में किसका हाथ है? सरकार का। और विलासिता में जाओगे तो आप लोकल में बैठ के भी नागपुर जा सकते हो। ठीक है? और खर्चा करना है, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन में जाना है तो फिर वंदे भारत में बैठो, विलासिता टाइप जाओ, एसी में मस्त सेंट्रल एसी। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये हो गया 3 टाइप की क्या बहुत फेमस अर्थव्यवस्था। समाजवादी जो समाज कल्याण के लिए, जिसमें उत्पादन के साधनों में, मतलब जिसमें बनाना और बांटना दोनों काम किसका है? सरकार का। पूंजीवादी में जिसमें प्राइवेट, पूरा सब क्या हो जाएगा? प्राइवेट। और मिश्रित में दोनों। तो भारत क्या था पहले? पहले भारत था समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर वो मिश्रित में आया, अब मिश्रित से किधर जा रहा है? पूंजीवाद में। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन चालू हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? अपनी जो बहुत सी चीजें हैं उसको प्राइवेट करते जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? ठीक। तो अभी अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य होता है क्या? लाभ कमाना। इसमें और भी अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है? क्या? खुली। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात दोनों भारत में होता है। एक होती है बंद। कैसे रह लेते होंगे लोग बंद वाले, पता नहीं, है ना? हाँ, बंद। ना हम तुमको कुछ देंगे ना तुमसे कुछ लेंगे। पूरे अपने मोहल्ले में खुली अर्थव्यवस्था वाला भी घर होता है भाई, जिसके यहाँ से आप कुछ भी ले आओ, उसके यहाँ से सब्जी ले आओ, है ना, मीठा नीम का पत्ती ले आओ, मुनगा फल है तो मुनगा ले आओ, और जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारे यहाँ से ले आएंगे। ठीक है? उनके यहाँ किसी का भी जन्मदिन हो, पूरे मोहल्ले काट देते हैं। ठीक है? और किसी के यहाँ भी जाए तो पूरी फैमिली जाती, फिर उन लोग भी। और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था वाला, जिनको किसी से मतलब नहीं रहता है। उनके यहाँ बच्चे का प्लास्टिक का 3 रुपए वाला बॉल भी खेलते खेलते चल जाएगा तो वापस नहीं करते उन लोग, है ना? उनके घर के सामने की मिट्टी भी उठा लोगे तो वो लड़ने आ जाएंगे, है ना? ये बंद अर्थव्यवस्था वाले, ये बंद अर्थव्यवस्था वाले, किसी से कोई मतलब नहीं है। हैं? तुम कोंडा गांव तक हो जी? इधर ही हो? चलिए,
भाई मेरे ख्याल से ना बंद अर्थव्यवस्था ना उधर जो अंबिकापुर का बॉर्डर लगता है ना, उधर ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, वो उधर ज्यादा इफेक्टिव है तुम्हारा बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। और दूसरा, अगर बस्तर वाले रहते ना बंद अर्थव्यवस्था में, तुम्हारे घर में सागौन का एक ठोक लकड़ी नहीं मिलता। ठीक है। महुआ तेंदू बीज कुछ नहीं मिल पाता तुमको। और सबसे बड़ी बात, लोहा ही नहीं देते उन लोग। ठीक है, लोहा तो पूरा उन्हीं के पास है। हाँ, तो इसीलिए तो। चलिए, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था समझ में आ गया। खुली अर्थव्यवस्था में हांगकांग, सिंगापुर। बंद अर्थव्यवस्था में उत्तर कोरिया। ठीक। उसके बाद ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया अर्थव्यवस्था का प्रकार। चलो आगे देखते हैं। अब देश के आधार पर अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। देश के आधार पर भी होते हैं क्या? पहला, विकसित देश। कौन से? विकसित देश। ऐसे देश जहां पे पूरी तरह औद्योगिकरण हो चुका है, जहां जितने इंडस्ट्री थे लगने थे लग गए, हर टाइप की इंडस्ट्री है, और वो देश बहुत क्या है, तरक्की कर रहा है। ऐसा देश जहां उच्च स्तर का औद्योगिकरण हो चुका है, तथा इसके अतिरिक्त इन देशों में अर्थव्यवस्था के तृतीय और चतुर्थ घटकों की प्रधानता है। तृतीय पढ़ते, चौथा भी आ गया। देखो, विकसित देश मतलब अपन बोलते हैं ना विकसित देश है भैया। विकसित देश में क्या आएगा? यूएसए, जापान, चीन, है ना, ये सब क्या है? हाँ, अपने जैसे ये चाइना। हाँ, ठीक। ठीक है। विकसित देश अमेरिका, जापान और नहीं नहीं, उसके बाद आपके यूरोपीय यूनियन में आते हैं कुछ कंट्रीज। ब्रिटेन। यहाँ हर चीज की फैसिलिटी है, जितने उद्योग धंधे लगने थे लग चुके हैं, और फुल फ्लैश में यहाँ काम चलता है। यहाँ की जनता बहुत समृद्ध है और थोड़ा हमसे आगे है हर चीज में। तो विकसित देश, जो अर्थव्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित है। जितना डेवलप होना था हो चुका है। ठीक है। मतलब ये मान लो, ये पूरी तरह जवान देश हैं। ये पूरी तरह क्या है? जवान। जितना विकसित होना था हो चुके हैं, पूर्ण रूप से औद्योगिकृत। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ज्यादा औद्योगिकरण है तो इनकी जीडीपी भी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है। पूर्ण औद्योगिकरण, औद्योगिकृत देश। ठीक है, विकसित देश। दूसरा कौन सा देश आएगा? विकासशील। हाँ बेटा, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ठीक है। ऐसे देश जो पूर्ण रूप से औद्योगिकृत नहीं है, और विश्व बैंक के अनुसार जहां पे स्थिर सरकार भी ना हो, है ना, पश्चिमी मानकों के अनुसार औद्योगिकरण ना हुआ हो, स्वतंत्रता आजादी ना हो, हर तरीके से क्या, मिडिल लेवल के देश, है ना, जहां पे अभी भी औद्योगिकरण क्या हो, चल रहा हो। क्या हो? चल रहा हो। औद्योगिकरण चल रहा हो। ठीक है। और क्या क्या है? औद्योगिकरण चल रहा हो, लोकतांत्रिक सरकार हो। ठीक है। मानव अधिकार में भी अभी भी कुछ कमियां हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं? विकासशील देश। क्या कहलाते हैं? ये पूर्ण हो गया है। ये मान लो, ये 27-28 साल का लड़का है जिसको फुल फ्लैश में इसके शरीर में ताकत है, मतलब एकदम आदर्श स्थिति में है ये अपने ताकत के प्रदर्शन करने का। और ये अभी क्या है? जवान हो रहा है। ये मुश्किल से 16 से 18 साल का लड़का होगा। कौन सा? विकासशील देश। ये अभी बढ़ेगा। भारत है विकासशील देश। हर टाइप की इंडस्ट्री है क्या भारत में? नहीं है। अभी लग रही है ना,
अभी हम सोलर पावर पे काम कर रहे हैं, परमाणु बिजली पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये चीज अभी आएगी और इनके यहाँ ये चीज आके जाने वाले समय में आ चुके हैं। हाँ, 7G 8G चलता है, अमेरिका में बोलते हैं। कहाँ ट्रायल ना, तो तुम्हारे यहाँ भी 5G का ट्रायल ही चल रहा है भैया। और और तुम अभी भी 3G का डेटा यूज करते हो। अगर सरकार 3G की स्पीड ही फुल फ्लैश में देने लग जाए ना, तो 4G 5G की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सही है, 4G बोल के 3G की स्पीड दे दो, है ना, और उसके बाद 5G बोल के 4G की स्पीड दे दो, 6G बोल के 5G की स्पीड दे दो। वैसे ही आज भी आप चले जाओ, थोड़ा सा टाइम है नेटवर्क इशू होने लग जाता है। तो अपने यहाँ अभी भी इस चीज में काम करने की जरूरत है, अपने यहाँ अभी भी ये सब की बहुत जरूरत है कि इस पे विकास हो। इसीलिए अपन क्या है, विकासशील देश। क्या है, विकासशील देश। ये हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा पिछड़े हुए देश, है ना, पिछड़े हुए देश। यहां पे कुछ नहीं है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी है। ना ये औद्योगिक रूप से कुछ कर पाए हैं, ना शिक्षा के रूप में कुछ कर पाए हैं, ना यहाँ स्थिर सरकार है, ना यहाँ लोगों के पास अधिकार है। ये एकदम अंधकार वाले देश है। ठीक है, विकसित देश, विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या पिछड़े हुए देश। समझ में आ गया। तो ये अभी जस्ट पैदा हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ भैया, वहां पे माहौल ही वैसा है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं ना क्या, अंध महाद्वीप। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हर तरीके से क्या है, पिछड़ा हुआ है। ना वहाँ उद्योग धंधे है, ना वहाँ शिक्षा का विकास है, ना वहाँ स्थिर सरकार है, ना वहाँ लोगों के पास अधिकार है। वहाँ आए दिन लड़ाई होते रहता है, गृह युद्ध होते रहता है, आपस में ही लड़ते रहते हैं उन लोग। तो हाँ, वहाँ मानव विकास सूचकांक में भी, स्वतंत्रता सूचकांक में भी, और खुशहाली सूचकांक में भी, सब में वो पीछे है। तो पिछड़े हुए देश, हाँ पीछे नहीं है भैया, मध्यम है, 130 132 होगा मानव, इस 36 नहीं पहुंचा मानव विकास में। हैप्पीनेस, आदमी यहाँ पे अपने आप से ही दुखी है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात तो छोड़ ही दो। जो विकास का मूल मानक 2-4 ठोक सूचकांक है, जैसे क्या, मानव विकास सूचकांक, भूखमरी सूचकांक, ये सब में देखो। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। पिछड़े हुए देश जो अभी भी बहुत पीछे है। ठीक है, ये अभी जस्ट मान लो पैदा हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये देश के आधार पर अर्थव्यवस्था, कई देशों की अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकसित होती है। कई देशों की विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, जो अभी भी बढ़ रही है। इन लोग लक्ष्य को प्राप्त कर चुके, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन लोग चलना भी चालू नहीं किए हैं। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए कहां तक हो गया, हाँ हाँ, वो उसकी आबादी के हिसाब से अभी भी वहां के बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल, इसमें आपका सरकार, लोकतंत्र, सरकार, लोगों को मिलने वाले मौलिक अधिकार भी गिना जाता है। ठीक है, कोई देश सबसे ज्यादा संपन्न कहलाता है जहां के लोगों को सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार हो। ठीक है, तो वो अभी भी क्या कर रहा है, औद्योगिकरण कर रहा है। कौन, चाइना। ठीक है, ठीक है, अपन पढ़े पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके पुस्तक से आई थी, एडम स्मिथ। और समाजवादी या राज्यवादी अर्थव्यवस्था, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स थे समाजवादी साम्यवादी, है ना, है हाँ। कार्ल मार्क्स बोलते हैं
किसी देश में 100 लोग रहते हैं, कितने लोग? 100 लोग। और उस 100 लोग में केवल 7 लोगों के पास पैसा है, और इन्हीं लोग बाकी बचे कितने 93 लोगों पे क्या करते हैं? शासन करते हैं। और ये क्या है? गलत है। इसीलिए ये जो पूंजीवादी 7 लोगों को क्या बनाना चाहते हैं? समाजवादी बनाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि ये 7 लोग कुछ नहीं करते, इन 7 लोगों के चीजों का पूरा उत्पादन कौन करता है? 93 लोग। और पूरा उपभोग कौन करता है? 7 लोग। और इसके घोर विरोधी थे कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद समाजवाद दोनों लगभग मिलता जुलता है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं अगर मार्क्सवाद लाने के लिए या समाजवाद लाने के लिए क्रांति हो जाए ना तो भी कोई गलत नहीं है। ये इन 93 लोगों को बोलते हैं कि इनसे जाके क्या करो? युद्ध करो और क्या लाओ? समाजवादी अर्थव्यवस्था लेके आओ। इनका कहना है कि ये 7 लोग पूरे समाज को नहीं चला सकते। ठीक है, इसीलिए हमारी सरकार भी क्या करती है भैया? समाजवादी अर्थव्यवस्था रखी हुई है ताकि सबका साथ और सबका विकास हो। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। चलिए अब देखते हैं अपन अगला क्या? जीडीपी, है ना? क्या? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की अपन जो उन्नति है वो अभी किससे मापते हैं? जीडीपी से। जीडीपी से आपके और भी अंदर जाते जाएंगे, जीडीपी से जीएनपी, फिर एनएनपी, फिर राष्ट्रीय आय। किसी भी देश की किसी भी देश की प्रगति का सबसे बड़ा जो मुख्य सूचक होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय आय। और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में, ये बताएंगे लाइन से चलेंगे, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगी वो देश सबसे संपन्न माना जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी देखते हैं क्या? हाँ, जीडीपी, जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति की माप हम किससे करेंगे? जीडीपी से। अभी आप लोग बहुत सुनते होंगे कि मनमोहन सिंह के सरकार में जीडीपी कितना था? 9%। कोरोना और रोना की वजह से जीडीपी किस में चले गया? माइनस में चले गया। अभी 2%, 4%, 6% ऐसा आ रहा होगा। तो ये जीडीपी की गणना कैसे करते हैं वो देखना है। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की प्रगति की माप होगी। जैसे तुम नंबर लाते हो ना, जितना नंबर लाओगे उतना ज्यादा अच्छा स्टूडेंट माने जाओगे। तो वैसे ही जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी वो उतना विकसित देश माना जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? इसमें लिखा है किसी देश की सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य। ठीक है,
देश की सीमा के अंदर समय कितना? 1 साल, है ना? क्या? वस्तु और सेवा का, वस्तु का अंतिम मूल्य, ठीक है? किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। ठीक है, आपकी बुक में लिखा होगा परिभाषा जीडीपी का। देखिए देखिए, किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को, या बोल सकते हैं किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य। मिला? और पीछे जाइए। ठीक है, किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। ठीक है, अब वस्तु और सेवाओं तो समझ में आ जा रहा होगा। सेवा मतलब तृतीयक क्षेत्र, वस्तु मतलब द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, इसमें समझने वाली बात यह है, भारत के अंदर 1 साल में जितनी भी सेवा और वस्तु का उत्पादन होगा उसका अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? भारत का जीडीपी। होता क्या है, कोरोना के समय पूरे प्लांट क्या हो गए? बंद हो गए। पूरे खदान क्या हो गए? बंद हो गए, है ना? सिर्फ क्या चल रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहा था, कृषि क्षेत्र, उसमें ही उत्पादन हो रहा था। तो भाई इसमें क्या बोल रहा है जीडीपी? 1 साल में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। कोरोना काल में ये सब चीज क्या हो गया? बंद हो गया। तो जीडीपी क्या हो गई? गिर गई, क्योंकि उद्योग में उत्पादन हो ही नहीं रहा है, सेवा क्षेत्र में उपयोग हो ही नहीं रहा है। ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बस बंद, है ना? स्टील प्लांट बंद, आधे से ज्यादा कारखाने बंद। तो कुछ चीज उत्पादन हो रहा है क्या? नहीं। तो जीडीपी गिरेगी गिरेगी। और जब इन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उत्पादन होगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात है, देश के अंदर 1 साल के अंदर उत्पादन होने वाले वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। इसमें सब चीज को लेते हैं ना। इसमें कोई विदेशी भारत आके भी अगर काम करके पैसा कमाता है तो उसको भी अपन क्या करेंगे? काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट करेंगे। इसमें किसी को परेशानी? किसी भी देश के अंदर, अब मान लो भारत के अंदर, भारत के अंदर, ठीक है, आपका नोकिया का मोबाइल बिक गया, ठीक, 100 रुपए का। उसके बाद मारुति की गाड़ी बिक गई, ठीक है, 200 रुपए की। ठीक, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट का लोहा बिक गया, है ना? लोहा बन गया 300 रुपए का। ठीक है, जितना भी काम होगा वो सब क्या कहलाएगा? जीडीपी। तो आपका जीडीपी कितना हो गया? 600 रुपए। कितना हो गया? 600 रुपए। चाहे वो विदेशी कंपनी हो या भारतीय, अगर भारत के अंदर उत्पादन करते हैं तो भारत की जीडीपी में उसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो आप लोग एकदम लिख लीजिए, किसी भी देश में उत्पादित वस्तु, क्या? वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य। एक बार और बता देते हैं, ठीक है? ये आपका भारत देश है। 1 साल में, ठीक है, टाटा ने गाड़ी बनाई 100 रुपए की, ठीक, अपने यहाँ। उसके बाद बीएमडब्ल्यू ने बनाई, ठीक है, 100 रुपए की। उसके बाद अपने यहाँ मारुति ने गाड़ी बनाई, ठीक है, 200 रुपए की। ठीक, उसके बाद मान लो ऑडी वाले ने गाड़ी बनाई 100 रुपए की।
तो इन सब का टोटल अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? भारत की क्या कहलाएगा? भारत की जीडीपी। 200, 300, 400 और 500। 100 है ना? हाँ, नहीं विदेश में नहीं, भारत के अंदर। हाँ, अंतिम मूल्य मतलब बाजार मूल्य, उसमें टैक्स वैक्स सब जुड़ जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब नहीं नहीं, वो बाद में आएगा, जीडीपी में नहीं। जीडीपी में जीडीपी में देश के अंदर जो बना है वही आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब सकल, सकल मतलब जो फाइनल नहीं है, उसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारी नहीं है, ठीक है। हाँ, जोड़ेंगे भैया, क्यों नहीं जोड़ेंगे। सब सब उसका वैल्यू अगर यहाँ निकाला जा रहा है तो सब जुड़ेगा। मैं बोल रहा हूं बार बार, किसी देश की सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, भूल जाओ वो कोई विदेशी है या कोई भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। भारत के अंदर बनाना भारत की जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि क्या है ये जीडीपी ग्रॉस। ग्रॉस मतलब होता है सकल, सकल मतलब जो फाइनल नहीं है। इसमें सकल में कुछ चीजें हमारी है और कुछ चीजें दूसरे की है, ठीक है। कुछ चीजें हमारी है, कुछ चीजें दूसरे की है, ये फाइनल नहीं है। तो सकल में सब चीज ले लेते हैं, बोलते हैं ना सकल कर्मी है वो, मतलब सब काम करने वाला है, ठीक है। ताना देते हैं ना, सकल कर्मी है, तो वही है वो, सब काम सबको अंदर ले लेना है, ठीक है। किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का समस्त मूल्य, देश के अंदर बस उत्पादन होना चाहिए। अगर अंडमान निकोबार में भी हो रहा है तो वो भी हमारा है। यहां तक समझ में आ गया? जीडीपी किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य एक साल के अंदर, अंतिम मूल्य है ना। अब मान लो आप लोग कच्चा लोहा खोदे, वो 20 रुपए का था, ठीक है। उसको भिलाई स्टील प्लांट में ले आके स्टील बना दिए, 50 रुपए का हो गया। अब वो स्टील को ले जाके कोई दूसरी कंपनी, है ना, स्टील का पाइप नल वल नल ही बना दी बहुत सारा, नल का मूल्य हो गया 250 रुपए। तो किसका मूल्य लेंगे? 250 का, वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य। ये 20 और 50 को नहीं लेंगे भाई, किसको लेंगे? 250 का, ठीक है। ऐसे ही बांस काटे, लकड़ी काटे, जब काटे तो उसका मूल्य था 10 रुपए, ठीक है। वो लकड़ी को मस्त फाड़ वाड़ के अच्छा बल्ली अल्ली बना लिए, इमारती लकड़ी बना दिए, उसका मूल्य हो गया 100 रुपए। और उसी लकड़ी को ले जाके उसका क्या बना दिए? फर्नीचर। उसका मूल्य हो गया 500। तो आपको क्या लेना है? 500 रुपए को, वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, ठीक है। यही किसमें काउंट होता है? जीडीपी में। वापस आ जाते हैं, देश की सीमा के अंदर वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है, ठीक है। सभी आएंगे इसमें, सभी। हाँ, तो अपने में ही आएगा। अभी आगे बढ़ेंगे, क्लियर होगा। जीडीपी समझ में आ गया। अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा जी? जीएनपी। जीडीपी में जोड़ते समय वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य या बाजार मूल्य जोड़ा जाता है, और जिस साल बनेगा उसी साल जोड़ा जाएगा। आपका मोबाइल 2020 में बना है, वो जीडीपी में कब जुड़ेगा? 2020 में। भले आप उसको 2022 में दुकान से खरीद रहे हो, वो जुड़ेगा कब? 2020 में। जिस साल बनता है उसी साल जुड़ेगा। और क्या, जिस जिस साल बनता है उसी साल जुड़ेगा, और उसका
बाजार मूल्य जुड़ेगा, अंतिम मूल्य। ठीक है, इतना तो क्लियर है। जीडीपी के बाद क्या आता है? जीएनपी। क्या होगा? प्रोडक्ट। वहां क्या था? डोमेस्टिक था। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, अपने घर में जितना बना। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे यहां भी शादी हो रही, पड़ोसी के यहां भी शादी हो रही है। ठीक है, तो दोनों के यहाँ का लड्डू अगर तुम्हारे यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा जीडीपी। क्यों? क्योंकि वो किसके यहाँ बन रहा है? हमारे यहाँ, हमारी सीमा में बन रहा है ना, बात खत्म। वो हमारा है या नहीं है। अब क्या होगा? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो सिर्फ मेरा है। क्या है? जो सिर्फ मेरा है। जब आप किसमें? जीडीपी में, जीडीपी में, है ना, माइनस एक्स और प्लस वाई। एक्स क्या होगा? वो वस्तुएं जो विदेशी है और भारत में बनी है, वे वस्तुएं जो विदेशी है और भारत में बनी है। और वाई वो वस्तुएं जो भारतीय है और विदेश में बनी है। विदेशी है, भारत में बनी है। और वो वस्तुएं जो भारतीय है, क्या है? पर विदेश में बनी है। ठीक है, एक्स में और क्या आएगा? विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित, विदेशी द्वारा भारत में कमाया। ठीक है, और वाई में क्या आएगा? भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया, भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया। ठीक है, समझ में आया ये? कई चीजें, टेक्नोलॉजी वहां की रहती है, असेंबल यहां होता है। ठीक है, अब आप BMW या कोई इंपोर्टेड गाड़ी खरीदते हो, तो वो वहां से बन के नहीं आती है, वो यहाँ क्या होती है? असेंबल होती है। कुछ कंपनी ने प्लांट डाल दिया जो यहाँ बनाती भी है, पर टेक्नोलॉजी कहाँ की है? बाहर की है। कंपनी कहाँ की है? बाहर की है। अभी आपका सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट दिल्ली के पास नोएडा वोएडा में कहीं लगाया गया है। सैमसंग तो अपने यहाँ की कंपनी नहीं है क्या? है ना, अपने यहाँ की नहीं है। तो वो वहां से क्या आता है? पार्ट्स आता है, और यहाँ क्या होगा? असेंबल होगा। ठीक है, तो ये होता है। अभी अपन जीडीपी में पढ़े थे, अपने देश के अंदर पूरा जो बन रहा है वो अपना है। अब यहाँ पे नेशनल आ गया, मतलब अब किस चीज को लोगे? जो अपनी है उन्हीं चीजों को लिया जाएगा भाई। तो मान लो अगर जीडीपी है आपकी 500 रुपए, ठीक है, ये 500 रुपए आपकी जीडीपी है देश के अंदर बनी हुई। ठीक, इस 500 रुपए में अपन वो जोड़ लिए हैं जो अपना नहीं है। विदेश, कई विदेशी है जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं, वो तो अपना पैसा अपने देश ले जाएंगे, तो उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो पर अपन यहाँ क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो मान लो कोई विदेशी था जो अपने देश से 100 रुपए कमाया है, ठीक है, यहां रह के भारत में 100 कमाया है, उसको अपन क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि वो अपना नहीं है। और अपने भारत लोग जो भारतीय जो कनेडा दुबई उबई में है, वो बेचारे लोग वहां कितना कमा रहे हैं? 150 रुपए। कितना कमा रहे हैं? 150 रुपए। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 550। तो जीडीपी आपका था और जीएनपी कितना हुआ? 550। समझ में आया? अब नेशनल मतलब राष्ट्रीयता आ गई है ना, देशभक्ति देश प्रेम आ गया है। तो अब अपन किस चीज को लेंगे? जो हमारा है उसी चीज को लेंगे।
नहीं समझ में आया? आपका बहुत बड़ा घर है जी, उसमें आपका बहुत बड़ा घर है, उस घर में 100 रुपए तनख्वाह आपके पापा की है, ठीक है। एक आपका चाचा का लड़का रहता है जो गांव से आया है, वो 50 रुपए तनख्वाह कमाता है। उस घर में एक किराएदार रहता है, वो भी 50 रुपए तनख्वाह कमाता है। तो आपके घर की जीडीपी क्या कितनी हो गई? क्योंकि उस घर के अंदर कमाया हुआ समस्त धन। क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? देश की सीमा के अंदर कमाया हुआ समस्त धन, पहला चीज। ये क्या हो गया? जीडीपी, ठीक है। जीडीपी समझ में आ गया? अब आपका घर है, उसमें आपके पापा की तनख्वाह कितनी है? 100 रुपए। आपके पापा की तनख्वाह कितनी है? 100 रुपए, ठीक है। चाचा का लड़का रहता है, वो भी कमाता है ना। एक किराएदार, वो भी कमाता है 50 रुपए। परंतु आपका बड़ा भाई है कहाँ? आपका बड़ा भाई काम करता है मान लो दंतेवाड़ा में, खनन प्लांट में, वो वहां से कमाता है 100 रुपए। आपका एक छोटा भाई है, पढ़ने लिखने में अच्छा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, बेंगलुरु में कमा रहा है 150 रुपए, ठीक है। जीडीपी तो आपको समझ में आ गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे? जीएनपी। तो अब आपके घर की जीएनपी क्या होगी? सबसे पहले आपके पापा का कमाया हुआ 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद इसमें सिर्फ अपने लोगों का लेते हैं, आपके बड़े भाई का जो खनन प्लांट से कमा रहा है, आपका छोटा भाई जो बेंगलुरु में कमा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 350। पर इसमें क्या माइनस करेंगे? किराएदार। किराएदार माइनस करेंगे तो जीडीपी में, हाँ तो जोड़ेंगे ना अभी पूरा, ठीक है। इधर जुड़ा नहीं है, इधर आप कितना और जोड़ दो। नहीं, इधर क्यों जुड़ेगा जीडीपी में, है ना, बाहर रह के कमा रहे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन? फैमिली का जोड़ेंगे, तो ये 350 हुआ, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ते हैं? जीडीपी बराबर क्या होता है? जीडीपी कितना था? 200। 200 प्लस 350 माइनस 100, कितना बचा? कितना हुआ जीएनपी? 450। नहीं समझ में आया? हाँ 250, सॉरी, इसको हाँ 100 इधर जुड़ चुका है ना। हाँ तो इधर कितना होगा? हाँ इधर 350, ठीक है। नहीं समझ आया? एक बार और बता देता हूँ, आखिरी बार। क्या करना है? जीडीपी में अपने अंदर जितना आता है सबके सबको लेना है, और जीएनपी में उसको लेना है जो सिर्फ हमारा है, हमारे देश का है, ठीक है। मान लो आपके देश की सीमा के अंदर टोटल उत्पादन वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य है 500 रुपए, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया? जीडीपी, ठीक है। ये यहां तक क्लियर था। जीएनपी में आएंगे, जीएनपी में क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी माइनस वे जो विदेशियों का है, ठीक है, वो चीज जो विदेशियों का है, जो हमारा नहीं है, प्लस जो भारतीयों का है, भारतीयों का है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब जीडीपी था आपका 500 रुपए, इसमें मान लो इस 500 रुपए में 100 रुपए वो है जो विदेशी लोग भारत में रह के कमाए हैं। कहाँ? भारत में रह के कमाए, तो ये 100 को माइनस कर देंगे। उसके बाद ये मान लो कि कुछ भारतीय जो विदेश में है, दुबई कनाडा में, उन लोग कमाए हैं
कितना? 150 रुपए। तो उस 150 रुपए को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका जीएनपी कितना हो जाएगा? 550। कहा ये 5 है भैया। इतने में भी किसी को कोई परेशानी है? अगर सर क्लास लेते हैं, उसमें से 40 लोग जो हैं एडमिशन लिए हुए हैं, और आपका 3 लोग डेमो के लिए आए हैं, और जो 2 लोग हैं उन लोग अभी ट्रायल पे हैं, एडमिशन नहीं लिए। तो अगर पूछेंगे कि आपके क्लास की जीडीपी में कितने बच्चे हैं, तो 40 जो रेगुलर हैं, 3 लोग जो डेमो के लिए आए हैं, कितने हो गए? और 2 लोग जो अभी बीच में है, एडमिशन लिए नहीं है, कितने होगा टोटल? 45। 45 लोग मिल गए अपने क्लास में। ये हुआ क्या? जीडीपी। ठीक। अब जीएनपी में आए और बोले कि भैया आपके क्लास के कितने स्टूडेंट है बताइए, है ना? तो जीडीपी माइनस जितने हमारे हैं, है ना, जीडीपी माइनस जीडीपी कितना था? 45। इसमें क्या करेंगे? जो अपने नहीं है, तो जो कितने थे? ट्रायल वाले 2 प्लस डेमो वाले 3, और अपने 2-3 स्टूडेंट अभी आ नहीं रहे हैं, ठीक है, वो घर में पढ़ रहे हैं, पर है किसके स्टूडेंट? अपने स्टूडेंट। तो उसको भी वो फीस देंगे अभी या दे रहे हैं, तो वो भी क्या क्या होंगे? इसमें जुड़ जाएंगे। तो 5 स्टूडेंट अपने नहीं आ रहे हैं, 5 नहीं, इसको 10 कर देते। 10 स्टूडेंट अपने नहीं आ रहे जो घर में पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। इस कोचिंग में रजिस्टर है। ये 2 कौन थे? ये 2 जो अभी एडमिशन लिए नहीं है। 3 कौन थे? डेमो वाले। ठीक है, तो ये 3 2 5 को घटाओगे तो ये हुआ 40 प्लस 10, तो अपने टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? और अपने जीडीपी वाले स्टूडेंट कितने रहेंगे? माइनस, ये कितना होगा जी? 30, 5 40 और 10 50। ठीक है, समझ में आया? अब नहीं आएगा तो घर में पढ़ के आना, फिर पूछना। जीडीपी। ठीक, आगे बढ़े। अपन जीडीपी का फॉर्मूला देखते हैं। जीडीपी बराबर ए, जी एन पी बराबर जी डी पी माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स और वाई को क्या बोला जाता है? शुद्ध साधन आय। क्या बोला जाता है? शुद्ध साधन। शुद्ध आय है ना? क्यों? क्योंकि इसमें विदेशियों का माइनस करके अपना जोड़ रहे हैं। शुद्ध साधन आय। तो जीडीपी में शुद्ध साधन आय घटाने से क्या हो जाएगा? जीएनपी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। कुछ कंडीशन होती है। देखिए, अगर जीडीपी ग्रेटर देन किससे? जी एन पी से, तो कैसी अर्थव्यवस्था होगी? लाभ की कि हानि की? है हानि की। कैसी होगी? भारत का पैसा कहाँ जा रहा है? विदेश जा रहा है। समझ में आ रहा है? भारत का पैसा कहाँ जा रहा है? विदेश। भैया जीडीपी था आपका मान लो 600 रुपए, और जीएनपी आया 400 रुपए, तो आपका 200 रुपए कहाँ चले गया? बाहर चले गया। अगर दूसरी कंडीशन में जीडीपी लेस देन जी एन पी,
तो इसका मतलब क्या होगा, भारत से पैसा बाहर से पैसा आ रहा है। अब जीडीपी था आपका 500 रुपए और जीएनपी हो गया आपका 600 रुपए, मतलब इसमें 100 रुपए जुड़ गया। ठीक है, तो ये लाभ का। और मान लो जी डी पी इक्वल टू जी एन पी, तब क्या होगा, बैलेंस अर्थव्यवस्था। पर बैलेंस अर्थव्यवस्था अगर खुली अर्थव्यवस्था में होता है तो अच्छा है, बंद अर्थव्यवस्था में ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में तो ना कुछ जाएगा और ना कुछ आएगा। तो एक चीज याद रखना, बंद अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी होता है वही क्या बन जाता है, जीएनपी। समझ में आया कि नहीं? बंद अर्थव्यवस्था में तुम ही तुम लोग रहते हो, तुम ही तुम तो क्या तुम हो, और हम ही हम तो क्या हम है। ठीक है, और जब दोनों साथ हो जाए तो किस बात का गम है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, जीडीपी जीएनपी, और उसके बाद क्या आएगा जी, एनएनपी। एनएनपी पॉज करो थोड़ा सा।